तो हम लोग आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद बेसिक सेकेंड ईयर वालों की वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग फिजियोलॉजी के जो पहले क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखे थे फिजियोलॉजी में। और वहाँ पे हमने सीखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, एजॉर्प्शन, असाइमिलेशन, सिक्रीशन, ये सब चीज़ें क्या होती है उसके बारे में हम लोग सीखे थे। आज जब हम लोग शुरू करेंगे तो बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एकदम हम बेसिक से उठाएंगे। चूंकि हम लोग का जो जाहिर सी बात है कि जो लेवल होता है, ठीक है, वो कुछ अलग तरह का होता है। और चूंकि आपको ही पता है कि जो हम लोग की पढ़ाने पढ़ने की जो लेवल होती है, चूंकि एक एमबीबीएस कॉलेज के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग की फिजियोलॉजी का लेवल थोड़ा सा अलग तरह का होता है। पर हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस की बात बताएं, लेकिन जहां आपको ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ें आपको जान जानी चाहिए, जो आपके जनरल जीवन में काम आएगा, उस चीज़ को हम वहाँ पे बताते चलेंगे। अन्यथा आपको बस सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस की चीज़ें आपको बताएं। ठीक है। इस लेक्चर को बेसिक ही बच्चे देख सकते हैं। इस लेक्चर को 12th के जो 11th के जो बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के हों, वो लोग भी आराम से देख सकते हैं। लगभग लगभग हम वो सारी चीज़ें इसमें कवर करा दिए रहेंगे, जो 11th के बच्चे भी देख सकते हैं और ग्रेजुएशन के बच्चे तो देखेंगे देखेंगे। ठीक है। चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें आज हम लोग बढ़ेंगे सबसे बेसिक चीज में। हमने कहा था कि ये एक टर्म आता है, इसको लोग कहते हैं माउथ। ठीक है। देखो, माउथ हम लोग जो जनरल भाषा में पढ़ते हैं, ठीक है, वो माउथ अलग चीज होता है। हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे। एक जो कहते हैं ना मुंह खोलो, डॉक्टर साहब के डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं मुंह खोलो मुंह खोलो। ये मुंह खोले के बाद वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मुंह खोला जाता है। अगर हम माउथ का करेक्ट डेफिनेशन पूछे तो कहता है कि द एरिया बाउंडेड बाय लिप, द एरिया बाउंडेड बाय लिप इज कॉल्ड माउथ। ठीक है। तो जो एरिया माने कि माउथ का वह पार्ट जो लिप से एरिया बाउंडेड होता है, उसे हम लोग कहते हैं माउथ। मतलब ये पोर्शन जो होता है हमारा माउथ होता है। जब हम लोग इसके अंदर जाते हैं, जब आपको हम नर्वस सिस्टम इसका पढ़ाएंगे तब आपको वहां बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो वहां पर हम लोग सीखेंगे कि कौन सा नर्व कैसे आता है। ठीक है। फेशियल नर्व कहाँ होता है, ट्राइजेमिनल क्या होता है, ये सारे नर्व के बारे में जब हम वहाँ सीखेंगे ना, वहाँ आपको डिफरेंस बताएंगे कि कौन सा, जब हम लोग स्माइल करते हैं तो कौन सी मसल्स का क्या होता है, वो सब चीज़ें नर्वस सिस्टम में हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो आप जो एरिया, अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज माउथ, तो कहेंगे कि द एरिया बाउंडेड बाई लिप, ओठ से जो घिरी हुई ये एरिया होती है। ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, माउथ। जिसका उपयोग लड़कियां लिपस्टिक लगाने में करती हैं। डिफ्रेंशिएट होता है ना, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, जो काले काले पूरा पोत लेती है, समझ लेना वो पक्का सीबीएसई बोर्ड वाली होगी। ठीक है। और जो लाल या जो अलग कलर के लगाते हैं वो जो होते हैं वो यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड वाले होंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो, अब यहाँ पे माउथ के बाद जब हम एंट्री अंदर करते हैं तो वो आता है आपका बगल कैविटी। अब देखो, बकल कैविटी में क्या होता है कि सबसे पहले जो बकल कैविटी की शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहला पोर्शन जो आता है वो आता है टिथ। ठीक है। टिथ के बाद जब, अब देखो आगे जब हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टिथ आता है। टिथ के बाद जो हमारे पास आता है वो पोर्शन जो होता है वह टंग का होता है। ठीक है। टंग के बाद हमारे पास ओरल। अब चूंकि टिथ हो गया, टंग हो गया, ठीक है, इसी में एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं प्लेट। पैलेट पढ़ते हैं उसको, PALATE, पैलेट पढ़ते हैं। ठीक है। वो अपने अपने पढ़ने वाले हैं, हम स्टेट बोर्ड वाले हैं, स्टेट बोर्ड वाले जो मर्जी तक पढ़ लेते हैं। हम फैशन वाले नहीं होते सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों की तरह। ठीक है। हम लोग फैशनेबल नहीं होते। पैलेट पैलेट, अरे ठेठ भाषा में समझो तालू, ताला नहीं तालू। ठीक है। तालू सुनना, आलू नहीं। ठीक है। तो ये जो है, अब इतनी चीजें जो होते हैं वह बकल कैविटी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अभी सब और भी चीज होता है, ग्लैंड आते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे उसमें। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर सबसे पहली चीज हम पैलेट के बारे में पढ़ें, तो पैलेट की अगर बात करें तो इसमें दो पैलेट होते हैं। एक होता है अपर पैलेट और दूसरा जो होता है उसमें लोग कहते हैं लोअर पैलेट।
ठीक है। अपर पैलेट की अगर बात करेंगे बेटा तो आप देखना इस तरह की, आप अपने टीथ जितनी भी हम चीजें बोलेंगे ना उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हो। अपने जीभ को लेकर आओ, यहाँ पे ये अपनी टीथ है, ठीक है। अपने जीभ को, ये जो आपका बड़ा वाला है ना झाड़ू टाइप का, इसको लेकर यहाँ आओ, ठीक है। यहाँ आके देखोगे जब टच करोगे टीथ से जहां ऊपर, ये पार्ट जो होता है वो हार्ड पार्ट होता है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? हार्ड पैलेट कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसमें हार्ड पैलेट होता है। क्लियर? अब देखो दूसरी चीज, ये जो बीच का जो एरिया होता है ना, ये जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट। ऐसा हम क्यों गलत पढ़ा रहे हैं, सॉरी, ये आगे का जो हिस्सा होता है ना ये होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसके बाद वाला जो बीच वाला होता है वह आपका होता है हार्ड पैलेट। जो लास्ट का जो हिस्सा होता है जो आगे चल के वोल्वा के साथ या घाटी उसको बोलते हैं उसे कनेक्ट करता है, वो जो होता है वह सॉफ्ट पैलेट। तो अपर तालु जो होता है, जो अपर पैलेट होता है वो 3 भाग में बढ़ता है। आगे और पीछे का हिस्सा जो होता है वो सॉफ्ट होता है। आप जीभ से दबाओगे तो गद्देदार लगेगा। आप तुम अपने उंगली से दबा सकते हो, मुंह में लाकर उंगली से दबाओगे गद्देदार लगेगा। ऊपर जो होता है वो काफी मतलब खतरनाक बोन से अटैच्ड होता है, ठीक है, इसलिए वो हार्ड एरिया होता है, पीछे सॉफ्ट एरिया होता है। आपको बताएं, ये जितने भी पैलेट के एरिया है ना, इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? रिच ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत होता है इसमें, पर इसमें नर्व सेल जो होते हैं, जो न्यूरॉन सेल होते हैं या जो नर्व सेल होते हैं, उनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना था, ये आगे ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं पैलेट के एरिया में क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज स्केलेटन एरिया होता है, और जो भी स्केलेटन एरिया होगा, जो बोन्स एरिया होगा, वो हार्ड एरिया होता है। जबकि जिसमें कनेक्टिव टिश्यूअल एरिया जो होती है वो जो होती है वो सॉफ्ट एरिया होती है, ठीक है। अब देखिए सॉफ्ट पैलेट में क्या होता है कि सबसे बड़ा कि पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और ये इसमें जो होता है खास करके एक मीडियन लाइफ पाई जाती है, जो मीडियन लाइनिंग होती है, ठीक है। अभी आपको हम बताते हैं आगे कैसे होता है। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या याद रखना है कि इसमें होता है क्या कि ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा पाई जाती है, और नर्व सेल जो होता है वो काफी कम होते हैं, पुअर नर्व सेल होते हैं। यही आप देखना, आपको सिंपल तरीका बताते हैं कैसे पता चलेगा कि पुअर नर्व सेल होते हैं, ठीक है। कभी कभी हम गरम गरम समोसा खा लेते हैं, बकलोल कहीं का, गरम समोसा का नाम लेकर मैं पानी है। जब गरम समोसा खाते हो, जो उसके अंदर की आलू होता है वो आकर अचानक से क्या होता है कि जब मुंह में पड़ता है तो जीभ तो जल जाता है, लेकिन उसके तालू पर भी जब जाता है तो वहां पर फफोले पड़ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन वही जीभ पर पड़ता है तो भयंकर जलता है। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम किसी गर्म तीखा चीज खाते हैं तो जीभ पर पड़ता है, ठीक है, वो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है, लेकिन हमारे प्लेट पर नहीं पड़ता क्योंकि हमारे टेस्ट बड नहीं होते हैं। दूसरी चीज, जब हम लोग गर्म चीज पीते हैं, चलो गर्म की बात करते हैं, वो अच्छा समझ में आएगा आपको। जब गर्म चीज कुछ लेते हो या गर्म पानी लेते हो तो आपको क्या होगा कि माउथ में समझ में आएगा, लेकिन वही जब प्लेट पे पड़ेगा तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एरिया जो होते हैं वहां पर नर्व सेल काफी पुअर होते हैं, वो इंपल्स ब्रेन तक ले ही नहीं जा पाते हैं। जब ब्रेन तक नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है कि गोरा नहीं, खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, सब कुछ पता कैसे चलेगा? ये सब चीज जब पता चलेगा कब, जब नर्व सेल का स्टिमुलेशन होगा। आप कहोगे ना टेस्ट मीठा खट्टा तो जीभ का काम होता है, प्लेट का क्या काम है? तो कम से कम प्लेट ये बताएगा ना कि गर्म है कि ठंडा है। अब ये थोड़े होगा कि गर्म ठंडा का काम सिर्फ जीभ का ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। गर्म ठंडा का काम पूरे बॉडी के हर पार्ट को होता है, ठीक है। ये न गर्म ठंडा, अब मान लो अभी थोड़े होगा कि इस हाथ पर गर्म पानी गिराएंगे और इस हाथ पर गर्म पानी गिराएंगे तो ये कहेगा गर्म है, ले 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 ले, और ये कहेगा नहीं बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। अब वही चीज अब लोअर प्लेट पर आते हैं तो लोअर प्लेट का सारा एरिया जो होता है वह सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। तो लोअर प्लेट का सारा एरिया जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है, और अपर प्लेट का फ्रंटल एरिया और बैकवर्ड एरिया जो होती है सॉफ्ट होती है, और मिडिल एरिया जो होती है वो हार्ड पैलेट होती है, ठीक है। और इसी के ठीक बगल में पोस्टीरियर एरिया में यहां पे जो होता है एक घाटी टाइप का होता है, इससे हम लोग कहते हैं वल्वा, VULVA, वल्वा। स्पेलिंग क्या होता है जी वल्वा का? क्या होता है? वल्वा होता है,
UVULVA, गलत दिख रहा है, कॉल्ड एज वल्वा, ओबुला पढ़ते हैं, OVUL, ओबुला या वल्वा, जो भी है, ठीक है। तो ये पोजीशन होता है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि पोस्टीरियर रीजन जो होता है यहाँ पर ऐसे घंटी जैसा लटका हुआ रहता है। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब पैलेट की कहानी हो गई, अब इसके बाद दूसरा मुलाकात होता है टंग से। ये बड़ा खतरनाक इंसान। और आप टंग को देखोगे तो कहते हैं ना कि टंग जो होता है वह टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। चलो भैया हम इस बात को मान लें कि इसका उपयोग जो होता है वह टेस्ट के लिए होता है। तो टेस्ट अब इसमें हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और एक एक करके इसको बताते चलते हैं। बहुत इंटरेस्टेड लेक्चर होगा, आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर जल्दी फिजियोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट करिए, जल्दी करिए। अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हम जग गए फिर से, ठीक है। हमारी परीक्षाएं लगभग खत्म होने के कगार पर है, इसलिए अब हम जग चुके हैं। अब आपके लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हेडिंग जो हमारे पास पढ़ना है वो पढ़ना है टंग के बारे में, ठीक है। अब देखो टंग की कहानी क्या होती है। कहते हैं कि ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। सबसे ध्यान रखना, टंग जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और जिसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना बेटा। टंग जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्ट्रेटिफाइड जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। जनरली जो होते हैं जितने भी टंग्स होते हैं, टंग्स खास करके मैमल्स के टंग्स जो होते हैं, जितने भी मैमलिया होते हैं, मैमल्स के टंग्स जो होते हैं वह जनरली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। हम लोग के जो पार्ट दो पार्ट होते हैं। एंटीरियर जो होता है वह उसमें न्यूमरस स्मॉल पैपिलाई पाया जाता है, ठीक है, जो कि ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे मसल्स या लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो कि वी शेप के होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप अगर देखोगे टंग्स, तो टंग्स में अगर थोड़ा सा आप इसके इलाका को देखोगे तो यहां देखोगे कि अंदर जो होता है कुछ ऐसे शेप का पाया जाता है, बड़े खुरदरा टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये है एंटीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन जो होता है वो न्यूमरस स्मॉल, कहते हैं ना कि पेपिलाई होता स्ट्रक्चर होता है जो कि पोस्टीरियरी पोस्ट। और दूसरी चीज होता है कि इसमें जिसका जो एपियरिंग होता है वो एम्पिरिक, खास करके इसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स या वी शेप की ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके आप आगे के एरिया देखोगे तो कुछ इस तरह के, इसमें छोटे छोटे पहले स्पॉटिंग के आधार पर एक एंटीरियर रीजन और एक होता है पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन में जो होता है वह इसके बड़े बड़े खांच जैसे स्ट्रक्चर पे ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूमरस पूरे के पूरे एपिथेलियल टिश्यू की तरह होते हैं। और जो लोअर जाते हैं तो वो एक बम्प की तरह पाए जाते हैं, ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे बम्पिंग की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आप देखेंगे इससे दाने की तरह इनकी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे, तो ये जो स्पॉटिंग होते हैं बड़े बड़े से दाने जैसे स्पॉटिंग मिलते हैं और ये स्पॉटिंग ऐसे वी शेप के मिलते हैं, ठीक है। अब ये टंग की जो स्पॉटिंग होती है ये वी शेप की स्पॉटिंग होती है। इसके बीच में जो होता है एक ग्रुप पाया जाता है, एक बीच में फीसर टाइप का जीव, एक टंग ऐसे जो होता है, टंग जो होता है जनरली डिवाइडेड होता है, लगता है कि कटा हुआ पार्ट है। अब अपने अपना जीभ खोल कर देखो, उसको समझ में आएगा। बड़ा सा काली माई की तरह जीभ निकालना करके, ठीक है। और उसमें जीभ निकालकर और उसके बाद शीशे में देखना, मोबाइल में मत देखना नालायकों। ये नहीं कि फ्रंट कैमरा निकाल के बड़ा सा जीभ निकाल कर देखना शुरू किए, ऐसा मत करना, ठीक है। जाके शीशे में और अपना बड़ा सा जीभ निकालना, इतना बड़ा सा, ठीक है। और इतना बड़ा जीभ निकालकर और देखना पीछे के एरिया जब देखोगे तो उसमें बड़े बड़े स्पॉटिंग दाने जैसी शेप होगी। और उसके बाद देखोगे कि ऐसे कटा हुआ पार्ट होगा
ठीक है, वो जो शेप होगा वो भी शेप का शेप होता है। जो पीछे का जो एरिया होता है वो खास करके वो पेपिलाई टॉन्सिल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो जो पीछे का एरिया काफी अंदर की तरफ एरिया होता है। ये जो देखोगे ना ऐसे घंटी से बाबा का घंटा जैसा लटका रहता है ना, गधा मंदिर का जो घंटा होता है ना, ऐसे लटका हुआ रहता है उसमें। ठीक है, ये सब लोग ओलवा कहते हैं। अब देखो यहां पे जब आओगे तो ऐसे यू शेप का होगा। बंदर सा मुंह मत बनाना, ऐसा मत कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद से जब नीचे आएंगे तो यहां से क्या होता है कि अब यहां पे सबसे पहले छोटे छोटे स्पॉटिंग होती है। ठीक है, अब देखना यहां पे जो स्पॉटिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं सर्कमवैलेंट पेपिलाई। ध्यान रखेंगे इसका नाम होता है सर्कमवैलेंट पेपिलाई। ठीक है, सर्कमवैलेंट पेपिलाई। अब देखो तो सबसे पहला मिलता है। इसके बाद यहां आओगे तो छोटे छोटे अलग तरह की एक अलग साइज की स्पॉटिंग मिलती है। इसको हम लोग कहते हैं फंगिफॉर्म पेपिलाई। ठीक है, अब इसके सेंट्रल पोर्शन पर जब आओगे इससे हम लोग कहते हैं फिलिफॉर्म पेपिलाई। ठीक है, और यहां पे जब देखोगे ना, जब जीभ निकालोगे ना, जब जीभ खोलोगे तो यहां देखो किनारे किनारे पे कटा हुआ लगता है। देखना ऐसे किनारे किनारे पे से लगेगा कटा हुआ एरिया। सबसे अंदर बड़ा जीभ निकालना और उसे किनारे किनारे पे देखना, ऐसा लगेगा कि कटा हुआ एरिया है। वो जो कटा हुआ एरिया होता है वो एक तरह के टॉन्सिल होता है। ठीक है, उससे हम लोग आगे चलकर कहते हैं सॉरी, वो जो होता है एक टेस्ट बर्ड होता है, नॉट ए टॉन्सिल, वो एक टेस्ट बर्ड होता है। और टेस्ट बर्ड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं फोलेट पेपिलाई। ठीक है, तो ये हमारे तरह क्या होते हैं कि अलग अलग जीव के पार्ट होते हैं। ठीक, तो इसमें जितने भी आपको पेपिलाई दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पेपिलाई जो होते हैं वो टेस्ट बर्ड के रूप में कहलाते हैं। अब देखो ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं, अब आपको बताएं ये जितने भी एरिया है, ये चारों तरफ के जो एरिया है, ये हर एरिया अलग अलग टेस्ट बर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे पीछे के एरिया की तरफ आओ, ये जो हमारे पास ये पीछे का जो एरिया है ना, ये पीछे के एरिया जो होता है वह कड़वाहट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग कहते हैं बीटा टेस्ट रिप्रेजेंट करता है। कभी आप वोमिटिंग करते हो, तो जब देखते होगे कि जो वोमिटिंग करने के बाद जो कड़वाहट, खास करके जो जितने भी कड़वाहट की पोर्शन होती है सबसे पीछे के एरिया में होती है। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आते हो कड़वाहट के बाद, तो ये जो सबसे फ्रंटल एरिया जो होता है ना, अपर एरिया, ये जो एरिया होता है वह स्वीट एरिया होता है, जिसे लोग कहते हैं मीठा एरिया। ठीक है, तो ये फ्रंटल एरिया जो होता है वह मीठा होता है। ठीक, सबसे बैक एरिया जो होता है वो कड़वा होता है। हिंदी में पढ़ो, नालायक को बहुत अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, और बच गया अब हमारे पास ये जो किनारे का एरिया दिख रहा हो ना, ये किनारा एरिया, ये एरिया जो होता है वो सॉल्टी एरिया होता है। बोले तो नमकीन। अब नमकीन का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। कैसे लिखते हैं नमकीन जी? नमकीन, वो बीका जी का नहीं। ठीक है, तो ये एरिया होता है जो सॉल्टी एरिया होता है। किनारे के एरिया जो होता है वह आपका सॉल्टी एरिया होता है। ठीक है, तो मीठा हो गया। ये किनारे के एरिया जो होता है वो आपका कैसा एरिया होता है? सॉल्टी एरिया होता है। अब कौन सा बच गया? इधर कड़वा हो गया, इधर मीठा हो गया, इधर नमकीन हो गया। अब कौन सा एरिया बच गया? तीखा कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे बताते हैं आपको, तीखा कोई टेस्ट नहीं होता है। ये जो होता है वह बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन उत्पन्न करता है। पूछोगे ना, अरे गुरुजी ये बर्निंग मतलब का मतलब ये कि बर्निंग का मतलब होता है इसमें पाया जाता है एसिड। जैसे हमें मिर्चा खाते हो ना, मिर्चा खाने के बाद करते हो ना, जो सी करते हो ना, सी मतलब सिट्रिक एसिड। नाम ही उसका सी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मिर्चा में जो होती है वो सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है
तीखा कोई टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए जब तीखा लगता है ना तो जीभ के चारों तरफ तीखा लगता है, ठीक है, कान से धुआं जो निकलता है। तो कड़वा हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, एक टेस्ट और कोई बच रहा है, वो क्या होता है? वो होता है, उसको बोलते हैं खट्टा, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है आपका, ये एरिया जो है वो आपका खट्टा एरिया है, जिसे हम लोग कहते हैं सावर, ठीक है। अब याद करने का तरीका कैसे याद करोगे, किधर मीठा किधर नमकीन किधर कड़वा, ठीक है। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं। गांधी परिवार में एक गांधी जी हैं जिनका नाम है मेनका गांधी, संजय गांधी की बीवी है, ठीक है, मेनका गांधी। तो आप एक काम करो, मेनका याद कर लो। कैसे याद करोगे? देखो ऐसे रखो, मैं नी का, सबसे आगे एरिया जो होता है वो मीठा होता है, बीच का एरिया जो होता है वो नमकीन होता है, सबसे पीछे का जो एरिया होता है वो कड़वा होता है, और साइड साइड में जो होता है वो आपका खट्टा होता है। अच्छा आइडिया है ना? चलो अच्छा है, 10 रुपया काम कर दिया हम, ठीक है। तो ये तरीका आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको टंग्स की पूरी कहानी जो है वह समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो किसको पढ़े, टीथ को पढ़ ले या ग्लैंड को पढ़ ले? टीथ को पढ़ लेते हैं, अलग अलग बंटवारा, पहले टीथ को कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे ग्लैंड की तरफ, या देखते हैं, पहले टीथ को देख लेते हैं। टंग समझ में आ गया? बनाओ, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब बेटा एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा चीज और पढ़ा देते हैं जिसका नाम है ओरल ग्लैंड। आपको बता दें ये क्वेश्चन कितनी बार पूछी गई है हमारे बॉडी में। फूड की डाइजेशन की जो शुरुआत होती है वह बकल कैविटी से शुरू होती है। पूछा जाता है कि हाउ मेनी ग्लैंड इन आवर बॉडी जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, बताए कौन कौन से डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ग्लैंड कौन कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन कि डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? भूल कर भी स्टोमक मत बताना। डाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो बकल कैविटी से शुरू होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड ओरल बकल कैविटी में, दूसरा स्टोमक में, और तीसरा इंटेस्टाइनल पार्ट में जो पेनक्रियाज है। इंटेस्टाइन के अंदर जनरली डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं के बराबर होते हैं, पर हम लोग पढ़ते हैं कि वहां से भी फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम की सिक्रीशन होती है, ठीक है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर को कहा जाता है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि लीवर इन नेवर पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। वो अलग बात है, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट मतलब कि इसके पास से डाइजेस्टिव एंजाइम जो होती है वो सेक्रेट नहीं होती, ये बाइल का सिक्रीशन करता है। पढ़ाएंगे जब आगे बताएंगे तब। है बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इसे कहा जाता है लिवर, किंतु लेकिन परंतु ये जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला ग्लैंड नहीं होता। दूसरी चीज, तो अगर हम यहां से अगर थोड़ा सा आज हम लोग ओरल ग्लैंड की बात करें तो कहते हैं कि ओरल ग्लैंड जो होते हैं इसमें से म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है और एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है। इस लाइन को मार्क कर लेना कि ओरल ग्लैंड हैज, लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि ओरल ग्लैंड हैज बोथ म्यूकस एंड एंजाइमेटिक ग्लैंड, बोथ म्यूकस एंड एंजाइमेटिक ग्लैंड, मतलब कि ये म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है और एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है। इस बात को कहीं लिख लो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी चीज कहते हैं कि इसमें अगर आप इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे लिंगुअल ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें कई सारे लिंगुएट्स ग्लैंड बने होते हैं, और सबके जितने भी इसमें लिंगुअल ग्लैंड होते हैं, खास करके सलेवरी ग्लैंड में जो होते हैं, ये सलेवरी ग्लैंड जो होता है वह 3 तरह की ग्लैंड होता है,
ध्यान रखेंगे 3 तरह के हमारे पास पूरे ओरल कैविटी में ग्लैंड पाए जाते हैं। ओरल ग्लैंड को आगे चलकर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तीनों ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है। ठीक है, ये जनरली जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझना। पहला पार्ट जो होता है हम लोग कहते हैं पैरोटिड पार्ट, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दूसरा जो होता है उसमें कहते हैं सब मैग्जिलरी ग्लैंड, या इसी को कहते हैं हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा जो होता है उसमें लोग कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, बड़े आराम से समझना। पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वह सैलिवरी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ध्यान रखेंगे, ये सैलिवरी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, ये पता है पाया कहां जाता है? ये जो ईयर होता है ना, ईयर पिन्ना के ईयर के पास में पाया जाता है। ये कान, ये जो है ना हम लोग का ये वाला एरिया, यहां पे पाया जाता है। और ये जो है नीचे से आता है और इन पीछे जो हमारे पास जो आपके पास जब यहां से ईयर्स चलता है और आगे क्या करता है कि सेकंड अपर मोलर जो होता है, ध्यान रखेंगे ये जो यहां चलता है और ये सेकंड अपर मोलर जो होता है, ध्यान रखेंगे चलता कहां से है? ईयर से, ईयर के पास से चलता है। ठीक है, ये कहां चलता है? ईयर के पास से चलता है और ये ईयर के पास से चलता है और आके कहां क्या करता है? ओपन होता है अपर सेकंड, ध्यान रखेंगे अपर सेकंड, ऑपोजिट टू द अपर सेकंड मोलर, जो ऑपोजिट टू द अपर सेकंड मोलर। अपोजिट टू द अपर सेकंड मोलर। अब देखो सबसे बड़ा चीज होता है कि ये जो है ये टिथ के अपर सेकंड मोलर के अपोजिट में आकर ओपन होता है। ठीक, पहले चीज ये ओपन होने के लिए क्या होता है कि यहां पर एक डक्ट होता है, जिस डक्ट के माध्यम से आता है उस डक्ट को हम लोग, एक साइंटिस्ट ने चूंकि इसके बारे में बताए थे, और इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन डक्ट। क्या नाम देते हैं हम लोग? एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस एक्सटेंशन डक्ट में क्या होता है कि कभी कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और वायरल इन्फेक्शन होने के चलते क्या होता है कि इसमें बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि होता है वायरल इन्फेक्शन, और जैसे ही कभी कभी इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है कि बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ा चीज होता है कि जैसे ही इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि इसी एक्सटेंशन डक्ट में, जो एक्सटेंशन डक्ट होता है, इस एक्सटेंशन डक्ट में एक आरएनए मायोक्सो वायरस होता है। आरएनए मायोक्सो वायरस, ये जब इन्फेक्टेड होता है तो कभी देखना कि जब ये इन्फेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। इसकी करीब करीब जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 से 21 दिन की होती है। जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 24 से 21 दिन का होता है। ठीक है, इन्फेक्शन आ जाता है और वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब उस डक्ट में। इस डिजीज को आगे चलकर हम लोग मम्प के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मम्प डिजीज, हिंदी में बोलते हैं गालसुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गालसुआ नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे देखे होंगे कि बचपन में बच्चों को क्या होती है कि वहां पे काली पट्टी लगाई जाती है, मतलब ब्लैक कलर की पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन डक्ट होता है। जो दूसरा जो ग्लैंड हम लोग कहते हैं सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर, ये जो ग्लैंड होता है, ठीक है, इसे हम लोग आगे चलकर कंपाउंड एल्वोलर ग्लैंड के भी नाम से भी जानते हैं। इसका तीसरा नाम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं
कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्यूबोलोबुलर ग्लैंड, ट्यूबोलोबुलर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, लोबुलर ग्लैंड। इसका ये जो होता है खास करके इसमें एक्सटेंशन डक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जो क्या होता है कि जनरली एक्सटेंशन डक्ट होते हैं, एक्सटेंशन डक्ट होता है, और ये इंसीजर जो एक नीचली पाया कहा जाता है, ये टंग के ठीक सामने, ठीक है, टंग्स के मतलब आप कह सकते हैं कि जो नीचे लोअर हिस्सा जो होता है ना हम लोग का, ये लोअर हिस्सा जो होता है टंग्स के ठीक लोअर हिस्सा में पाया जाता है और आकर इंसीजर के पास खुलता है। तो ध्यान रखेंगे ये टंग्स के लोअर हिस्सा में होता है और आकर इट ओपन थ्रू द वांसन डक्ट इन फ्रंट ऑफ द टंग नियर द लोअर इंसीजर टिप, ठीक है। तो ये ओपन जो होता है वह क्या कहते हैं, लोअर इंसीजर के सामने, लोअर इंसीजर टिथ में जो आपका ENCISOR इंसीजर टिथ पढ़े हो ना, कैनाइन प्रीमोलर, ये हम लोग का सामने वाला जो है वह इंसीजर है। तो जो लोअर आप देखोगे, सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप अपने जीभ को, ये आपका सपोज करो ये आपका टिथ है, ठीक है, कैसे बताया, ये टिथ है, ठीक है, ये टिथ है, दिख रहा है ना, ये टिथ है। अब अपने जीभ को लाओ और टिथ के पास ऐसे करके ऐसे बाहर निकालो, ये टिथ है, ऐसे करके ऐसे बाहर निकालो, ऐसे लेकर आओगे, देखोगे बहुत सारा सलाइवा निकल रहा है, ठीक है। ये जो टिथ है ना, इसी के इंसीजर के पास, जो लोअर इंसीजर के पास इसका ओपनिंग होती है, ठीक है। आप ऐसे जीभ को लेकर आओ ना, ऐसे जीभ लाओ, ऐसे टिथ के से ऊपर लेकर आओ, देखोगे कितने सारे सलाइवा इसमें से निकलते हैं। तो ये निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाटसन डक्ट। नाम क्या होता है, ध्यान रखेंगे, ये लोअर ग्लैंड होता है जिसके माध्यम से निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाटसन डक्ट। क्या नाम होता है, वाटसन डक्ट, ठीक है। और जो तीसरा ग्लैंड होता है उसको हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। कैसा होता है ये, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है और ओपन होता है आपका, क्या कहते हैं, टंग्स के ठीक सामने। जो टंग्स हमारा है वो टंग्स के ठीक सामने ओपन होता है और होता है रनवीनस के द्वारा, RANIV, रनवीनस, RANIVNUS, रनवीनस के, सॉरी रवीनस होता है, RAVINUS, रवीनस डक्ट होता है, ठीक है। तो डक्ट ऑफ रवीनस के द्वारा ओपनिंग होता है। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कहां, जीभ के ठीक इन फ्रंट ऑफ टंग, इन फ्रंट ऑफ टंग। अब बड़ी कंफ्यूजन होता है, पैरोटिड ग्लैंड, एक्सटेंशन डक्ट, सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर या कंपाउंड एल्वोलर या क्या कहते हैं टोवेलो एल्वुलर जो होता है, ट्यूबो एल्वुलर। एक ग्लैंड जो होता है वो वाटसन डक्ट से ओपन होता है। कहां से चलता है, आपका टंग्स के पीछे, यानी कि आपका लोअर, ये जो लोअर एरिया होता है यहां से चलता है और इंसीजर के पास आकर ओपनिंग होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होता है वो टंग्स के नीचे, यानी कि आप जब टंग्स के मतलब इन फ्रंट ऑफ टंग्स ये ओपनिंग होता है। तो ये हमारे पास, तो अब ग्लैंड क्या होता है, रवीनस ग्लैंड होता है। याद में सबसे दिक्कत कैसे याद करेंगे, तो आप याद रखना, पुलिस स्टेशन, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो एक्सटेंशन डक्ट के साथ काम करता है, ठीक है। अब यहां पर है सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर, ठीक है भाई, यहां पर भी सब है, यहां पर भी सब है, तो दोनों में किस में वाटसन होगा, यहां मैग्जिलरी में M है, यहां मैंडिबुलर में भी M है। M को उल्टा कर दोगे तो होता है W, M को उल्टा करोगे तो होगा W, यानी किस में पाया जाता है, W मतलब वाटसन डक्ट, ठीक है। दो ही डक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके ये डक्ट कई बार पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड में कौन सा डक्ट होता है, तो होता है एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है। सब मैग्जिलरी में क्या होता है, वाटसन डक्ट, ठीक है। और एनसीईआरटी 11-12 के बच्चे जो है एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें रवीनस ग्लैंड के बारे में लिखा ही नहीं है, सिर्फ दो ही ग्लैंड के बारे में लिखा है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आने के बाद रवीनस ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हो गई सलेवरी ग्लैंड की कहानी, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं और हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। लिखो, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। थोड़ा सा सलेवरी ग्लैंड के फंक्शन के बारे में भी हम क्लियर कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सलेवरी ग्लैंड,
लिखो, द सलेवरी ग्लैंड आर टिपिकली कंपाउंड ट्यूबुलर और रैकिमोज ग्लैंड, RACEMOSE, रैकिमोज ग्लैंड, its secreting unit is called echinus. मार्क कर लेना, secreting unit of salivary gland is called echinus. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल का। echinus, secreting unit of salivary gland, इसको ऐसा कहते हैं ना, यूनिट ऑफ न्यूरॉन, यूनिट ऑफ किडनी, पढ़ते हैं ना, यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन। उसी तरह से यहां पर यूनिट ऑफ सलेवरी ग्लैंड, इसे कहते हैं हम लोग एकिनस। ठीक है, इज कॉल्ड एकिनस विच आर मेड बाय सिंगल रो ऑफ ग्लैंडुलर सेल, arrange around a central cavity, ठीक है। नीचे लिखो, इट secrete, या लिखो, द secretion of saliva is provide, the secretion of saliva is provide, या प्रोवाइड मत लिखो, is poured into, poured into central cavity because saliva reach at the surface by duct. It's said to be an exocrine secretion. So salivary gland is known as exocrine gland. क्या होता है कि सलाइवा, जो सलेवरी, चूंकि ग्लैंड तो अलग होता है, मतलब एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड यहाँ, एक ग्लैंड टेक्स्ट के मतलब टीथ के लोअर में, तो ये जो ग्लैंड होते हैं अलग अलग होते हैं। ये डक्ट के माध्यम से एक आकर अपर लोअर प्रीमोलर के पास, एक लोअर इंसीजर के, सॉरी, एक अपर प्रीमोलर के पास, एक लोअर इंसीजर के पास, एक टंग्स के नीचे, ये डक्ट के माध्यम से आकर ओपन होते हैं। और जब डक्ट के माध्यम से होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि ग्लैंड जो होते हैं वह, जब हम पढ़ेंगे तो वो ग्लैंड जो होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन का मतलब होता है कि जो अपना एंजाइम का सेक्रेशन जो होता है, या हार्मोन का सेक्रेशन जो करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, वो डायरेक्ट बॉडी में डायरेक्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे कोई पाइप की आवश्यकता नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होती है, इसे कहते हैं हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दूसरा एक्सोक्राइन, जहां पर ट्यूब लगता है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, और एक मिक्स ट्यूब जो होता है वह ट्यूब भी से भी कर सकता है और डायरेक्ट भी कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज को देखोगे तो वो अपने डायरेक्ट क्या करता है कि ड्यूडेनम में दे देता है, और दूसरा क्या करता है कि वह लीवर के पास भेजता है। तो देखो, दोनों काम करता है। यहाँ पे ट्यूब भी, बिना ट्यूब को भी डायरेक्ट वो क्या करता है, इंटेस्टाइन को दे देता है, और एक जो है ट्यूब के माध्यम से वो लीवर को देता है। ठीक है, लीवर में वहां जाने के बाद क्या होती है कि लीवर में भी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो लीवर में भी, और यहाँ बिना मैंने डक्ट भी चाहिए और विदाउट डक्ट का भी चाहिए। तो सबसे मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो पेनक्रियाज होता है। वो एंडोक्राइन भी ग्लैंड होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, इसीलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड में रखा जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा गया सलेवरी ग्लैंड को, क्योंकि इसके पास जो होता है वो डक्ट होता है, और डक्ट के माध्यम से क्या करता है कि वह अपना एंजाइम का सिक्रेशन करता है, इसीलिए वह, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जनरली अब हम लोग ग्लैंड पर, अब लिखिए, नीचे लिखिए, द एक्टिनर सेल आर टू काइंड्स, द एक्टिनर सेल आर ऑफ टू काइंड्स। पहला लिखो सीरस, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग म्यूकस।
देखो, द सीरस सेल possess a large centrally placed vascular nucleus, while the mucus have a small darkly stained nucleus. Darkly stained nucleus. हो गया। नीचे लिखो, salivary gland are supplied by both sympathetic and parasympathetic fibers. Sympathetic and parasympathetic fibers. ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए ग्लैंड के बारे में। अब ये ग्लैंड से सिक्रीशन किसका होता है? सलाइवा का। किसका होता है? सलाइवा का। अब ये सलाइवा क्या है? अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि सलाइवा, अब हम आप शुरू किए हैं इस टॉपिक को, तो सलाइवा होता क्या है, ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका जनरली फंक्शन, इसका मेन सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ये काम करता है, इसके भी तो बारे में सीखना पड़ेगा ना, किस तरह से ये जनरली सलाइवा काम करता है। तो अगर हम सलाइवा की बात करें तो कहते हैं कि सलाइवा है ना, लो सलाइवा कंप्लीट कर देते हैं इसको, सलाइवा। तो लिखो, सलाइवा इज द मिक्स्ड सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। सलाइवा इज अ मिक्स्ड सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड। इट इज विस्कस इन कलर लेस एंड ओपेक। एक दिन में ह्यूमन में 1 to 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन होता है, जिसका पीएच जो होता है वह 6.8, इसका एवरेज पीएच कहा जाता है। कितना होता है? एवरेज पीएच 6.8 होता है, और इसका जो रेंज होता है वह 5.6 से लेकर 7.6 तक होता है। तो आप 6.8 को याद रखना, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, आएगा समझ में। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये करीब करीब 1.002 से लेकर ये करीब करीब 1.008 तक होती है, ठीक है। और एक लाइन जो अभी लिख रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना कि ये हाइपोटोनिक नेचर का होता है। किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में ये हाइपोटोनिक नेचर का होता है, ठीक है। अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा का, तो कहते हैं कि सलाइवा में करीब 98.5 से 99% तक इसमें वाटर होता है, ठीक है। जो बच गया 1 to 1.5%, ये जो होता है इसमें मिनरल्स, जितने भी अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जो मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ध्यान रखेंगे, इसमें बचा हुआ चीज में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, जो मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट सलाइवा का जो होता है वो म्यूकस और क्या होते हैं? ऑर्गेनिक में होता है म्यूकस और एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? म्यूकस और एंजाइम होते हैं, ठीक है। जो मेन एंजाइम होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें म्यूकस और एंजाइम होते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर में जाते हैं आपको, ठीक है, गौर समझिएगा। बड़ा अच्छा हम एक चार्ट बना देते हैं आपको, ठीक है। सलाइवा में दो तरह की कंपोजिशन होता है, एक में 98.5 से लेकर 99% तक वाटर होता है, और 1 से लेकर 1.5 तक क्या होता है? ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जनरली जो होता है वो एंजाइम होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। जो एंजाइम होता है जनरली
खास करके जो मेन एंजाइम होता है वह एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम कौन कौन सा होता है? एमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। ठीक है, और जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सलाइवा में होता है, ध्यान रखेंगे इसमें और भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है, उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जनरली जो होता है वो आपका यूरिया, उसके साथ साथ में आपका विटामिन, सर्टेन विटामिन्स, ठीक है, और उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और साथ में आपका सिट्रेट्स और एमिनो एसिड होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपका एंजाइम और म्यूकस, साथ में यूरिया, क्या कहते हैं, सर्टेन विटामिन, कोलेस्ट्रॉल, सिट्रेट और एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेन ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो मेनली इनऑर्गेनिक में आपका होता है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस, ये सारे चीजें, और साथ में आपका सल्फर यानी कि सल्फेट, SO4 सल्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट PO4 होता है, PO4 माइनस सल्फर, क्लोरीन Mg प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, पोटेशियम, ये जो होते हैं अपने आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये जो है मेन रूप से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया सलाइवा का। अब हेडिंग डाल लो, फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा, चलो लिखो एक एक करके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फंक्शन इज टू बी ल्यूब्रिकेट या ल्यूब्रिकेशन and moisten the food and facilitate swelling by its lubricating action. Swelling by its lubricating action. दूसरा लिखो, constant flow of saliva is keep the mouth and teeth clean. मुंह और दांत को साफ करता है, teeth clean. This cleaning action is further added by bacterial effect to lysozyme in saliva. Effect of lysozyme in saliva. जितने भी बॉडी में बैक्टीरियल जो इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, इसे भी ये प्रोवाइड कर माने कि बचाते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखे, सलाइवा कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन of mouth and lip moist and thus help the articulation and speech. Next, it good solvent for several food matters and thus help in precipitation of test, precipitation of test not teeth। ठीक है, तो आपको सलाइवा का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, ये सलाइवा आकर हमारे टीथ ओठ पे आकर इकट्ठा हो गया, इससे मॉइस्चर से बचते हैं। बोलते समय सलाइवा भी बहुत सारे मदद करता है, स्पिरिचुअल में भी मदद करता है, ताकि गला में ताला कभी सूख जाता है, गला पानी नहीं मिलता, सर्दी का हम लोग घोट जाते हैं, वहाँ पर उन लोग को जो कि बोलने के लिए दो वोकल कट होते हैं, ट्रू एक फॉल्स वोकल कट क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कभी कभी जब हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं तो उठाकर पानी पी लेता है। पानी पीने का मतलब क्या होता है कि फॉल्स वोकल कट के पास नरिशमेंट खत्म हो जाता है, वो ट्रू को नहीं दे पाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, इसमें अलग अलग, अब अगर इतना ही नहीं, सलाइवा का बहुत सारा काम होता है। टीथ के अंदर क्या होता है, कभी हम लोग फूड पार्टिकल्स लेते हैं तो लेने के बाद क्या होता है कि उसमें चिपक जाता है। सलेवरी ग्लैंड के माध्यम से क्या करता है, उसको जो कि टीथ को डिकेइंग करता है। जब टीथ पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे टीथ डिके क्या होता है। ठीक है,
तो बाकी जो अगला लेक्चर हमारे पास होगा वो टीथ की कहानी होगी। उसमें हम लोग सीखेंगे कि टीथ क्या होता है, टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसमें बच्चों का टीथ क्या होता है, बड़ों के टीथ में क्या अंतर होता है। 2 4 5 10 जानवरों को अलग अलग एग्जाम्पल भी देंगे कि इस जानवर का टीथ का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि बीच में एंट्रेंस वाले कभी कभी गाय का टीथ का फार्मूला पूछ लेते हैं, कुत्ते का टीथ का फार्मूला पूछ लेते हैं, हाथी का फार्मूला पूछ लेते हैं टीथ का, ठीक है। तो उन लोगों का भी 2 4 फार्मूला हम लिखवा देंगे। ओके, आज इतना ही, चूंकि लेक्चर बड़ा हो गया है। मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।